Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहेल अहमद खान एंड यू पीपल आर वाचिंग बायोबीट्स। जैसा आप जानते हैं कि एमडीकेट 10 सितंबर को होने जा रहा है और हमारे पास 4 दिन रह गए हैं। एमडीकेट स्टूडेंट के लिए हमने एक स्पेशल सेशन स्टार्ट की है पिछले एक हफ्ते से, जिसमें हमारे 8 चैप्टर हो गए हैं। बेसिकली जो पास्ट पेपर हैं एमडीकेट के और जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल एमसीक्यूज़ हैं वो हमने उठाए हैं। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 70 to 80 एमसीक्यूज़ 80+ एमसीक्यूज़ हमारे हो गए हैं जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल हैं। 8 चैप्टर हमारे हो गए हैं। आप लोग चैनल पे जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। 30-35 मिनट में आप लोग के आराम के साथ एक चैप्टर की रिवीजन हो सकती है। टाइम कम है, जितना आप लोग ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना आप लोग ज़्यादा रीडिंग करेंगे, उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। आज हम अपने एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स। पार्ट 1 हम अभी रिकॉर्ड करेंगे और पार्ट 2 इंशाल्लाह आप लोगों को कल मिलेगा। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। हम कहते हैं कि कैल्शियम एंड फास्फोरस आर। बेटा यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोग के बुक में कुछ एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से एलिमेंट है और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एलिमेंट्स हैं। तो बेटा आप लोगों ने वो याद रखना है, वो टेबल जो है वो मस्ट याद रखना है। एक एमसीक्यूज हर साल उधर से आता है। और ये जो चैप्टर है हमारे पास फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, ऑलमोस्ट हमारे पास हर जो पास पेपर है, हर जो एक टेस्ट होता है उसमें 5 एमसीक्यूज आप लोग के आते हैं। सो इन्हें किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने। आखिर तक हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह आप लोग के आधे घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा और जो कंसेप्चुअल जो लॉजिकल एमसीक्यूज होंगे वो इंशाल्लाह आप लोग के साल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये फिर उम्मीद के साथ मैं कह भी सकता हूँ कि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें हमारे साथ करेंगे तो 80% जो एमसीक्यूज आएंगे वो यहीं से आएंगे, वो यहाँ से आप लोग को इंशाल्लाह आप लोग ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। पहले हमारे पास एमसीक्यू है कि कैल्शियम एंड फास्फोरस आर। ए ऑप्शन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बी हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सी हमारे पास बोथ, डी आप हमारे पास है नन ऑफ दिस। तो जब आप लोग बुक में जाएंगे, बुक में देखेंगे कि ये जो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे पास है ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप लोग को बड़े वाज़ेह तौर पर वहाँ पर लिखा है। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसी तरह और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जिधर मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब सबको मैं लिख नहीं सकता क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग का 1 सेकंड भी ज़ाया हो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका मिले और वो भी कम टाइम में। कैल्शियम और फास्फोरस के साथ जो हमारे पास और एलिमेंट्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनमें कौन सा आता है, हाइड्रोजन है हमारे पास, कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसी के साथ साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस तो हो गया, फिर मैग्नीशियम आता है। आप लोग बुक में जाके देखें कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो लाजमी आप लोग याद रखें। एक एमसीक्यूज़ यहाँ से आता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे पास क्या हुई, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हुई। फिर कहते हैं कि जिंक एंड कोबाल्ट आर। अब ये जिंक और कोबाल्ट जो एलिमेंट्स है ये कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए ऑप्शन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सी हमारे पास बोथ और डी हमारे पास नन ऑफ दिस। तो जिंक और कोबाल्ट जो है ना, ये जो वहाँ टेबल में दिया है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है वहाँ पर जिंक और कोबाल्ट के नाम भी मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर और बात करें तो हमारे पास क्या है, मैंगनीज जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्लोरीन जो है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट है, साथ साथ कॉपर जो हमारे पास है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट से, आयरन हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट से। आप लोग जाइए वहाँ पर देखिए, एक एमसीक्यूज यहाँ से मस्ट आप लोग का आएगा। वहाँ पर आप लोग को दिया होगा फलाने 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा होगा कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या पूछ सकते हैं कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इंशाल्लाह फिर आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर कहते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मोर अवेलेबल इन सॉइल विद। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम नाम देते हैं ये कौन सी किस वजह से हम नाम देते हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जब क्या होते हैं, मोर अवेलेबल इन सॉइल होते हैं, वो एलिमेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो कम मिकदार में मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पर एक मैं चीज़ भूल रहा हूँ, वो याद रखिए कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को की जगह पर एग्जामिनर आपको दूसरा नाम भी दे सकते हैं। वो कौन सा नाम है हमारे पास, ट्रेस एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट्स,
अगर ट्रेस एलिमेंट भी दे दे तो ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रन है। कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कहेंगे कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ट्रेस माइक्रो एलिमेंट्स को दूसरा नाम दिया है ट्रेस एलिमेंट्स। सही है। कहते हैं एमसीक्यूज में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर मोर अवेलेबल इन सॉइल विद ए ऑप्शन लो पीएच, बी हमारे पास हाई पीएच, सी हमारे पास वेरी लो पीएच और डी हमारे पास है वेरी हाई लो पीएच, वेरी हाई पीएच। तो इनका जो ऑप्शन है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पास है वो ज़मीन में तो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं लेकिन उनकी पीएच क्या होती है, लो होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मोर अवेलेबल इन सॉइल विद लो पीएच। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़मीन में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं लेकिन उनकी जो पीएच होती है वो हमारे पास लो होती है। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा एमसीक्यूज़ है, जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं यहाँ पर ज़बानी बताया करूँगा, मैं लिखूँगा नहीं सबको क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर लेस अवेलेबल इन सॉइल विद ए ऑप्शन लो पीएच, बी हाई पीएच, सी वेरी लो पीएच, डी हमारे पास वेरी हाई पीएच। तो ये एग्जामिनर सिर्फ चेंज कर देता है, बाकी चीज़ वही होती है, सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जगह पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा लेस अवेलेबल इन सॉइल। सो फिर आप लोग का ये ऑप्शन लो पीएच जो है ना ये आप लोग का सही नहीं होगा, बल्कि जो ऑप्शन आपका सही होगा वो हमारे पास हाई पीएच होगा। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर लेस अवेलेबल इन सॉइल विद, आपका ऑप्शन बी होना चाहिए हाई पीएच का। सही है, ये एमसीक्यूज आप लोग का यहाँ पर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ क्लासिक पैसिव ट्रैप इज द पिटफॉल ट्रैप ऑफ पिचर प्लांट इंक्लूड्स। ए ऑप्शन है हमारे पास डार्लिंगटोनिया, बी हमारे पास है सेरेसिनिया और सी हमारे पास है नेपेंथिस। सही है, ये हमारे पास क्या है मुख्तलिफ क्लास हैं, आप लोग की बुक में दिया है। एक होती है क्लास ऑफ पेस्ट ट्रैप्स और दूसरी होती है पैसिव जो होती है ना। सही है, एक पैसिव होती है और दूसरी हमारे पास एक्टिव ट्रैप होती हैं। सो आप लोग थोड़ी उनको रीड देते हैं, मैंने एमसीक्यूज यहाँ पर दे दिया है लेकिन आप लोग थोड़ा रीड देते हैं, फिर जो बुक में अगर कोई चीज़ रहती है ना मैं नहीं चाहता कि वो कोई रह जाए और आप लोग एमसीक्यूज गलत करें। सो जो पैसिव ट्रैप है और क्लासिव ट्रैप हैं जो यहाँ इसके एमसीक्यू भी हैं, इसकी जो एग्जाम्पल भी है वो आप लोगों ने याद रखने हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। और ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये जो क्लासिक पैसिव ट्रैप है पिटफॉल ट्रैप ऑफ पिचर प्लांट्स, ये इंक्लूड्स करता है किस चीज़ में, डार्लिंगटोनिया में, सेरेसिनिया में या नेपेंथिस में। सो ये हमारे पास इसका ऑप्शन मैंने डी नहीं लिखा है, डी इसका ऑप्शन 8 करें, ये ऑल ऑफ दीज है। क्या है, ऑल ऑफ दीज। ये सारे क्या है, नेपेंथिस क्लास है, क्लास इसका क्लास जो है ना नेपेंथेंसी कहते हैं और सेरेसिनिया का सेरेसेंसिया कहते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्मॉल पोर्स ऑन डैश ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं किस चीज़ पर, पत्ते के स्टोमेटा में, उसको क्या कहते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अच्छा सॉरी, स्मॉल पोर्स जो होते हैं लीव्स के कौन से हिस्से पर, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ए ऑप्शन है एपिडर्मस, बी हमारे पास पेरिसाइकल, सी हमारे पास कार्टेक्स। तो इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज 9 के क्लास से ये पढ़ के आ रहे हैं और आप लोग को आता है कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्ते के एपिडर्मस पर जो स्मॉल पोर्स होते हैं हमें उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और वो कहाँ पर होते हैं, पत्ते के यानी लीव्स के कौन सी जगह पर वो स्मॉल पोर्स होते हैं, एपिडर्मस पर होते हैं। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं कि इन डाइकाट प्लांट्स गार्ड सेल आर ऑफ। जो डाइकाट प्लांट, एक होते हैं हमारे पास मोनोकाट प्लांट्स, दूसरा होते हैं हमारे पास डाइकाट प्लांट्स। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो डाइकाट प्लांट्स है इनमें गार्ड सेल कौन से शेप के होते हैं। ए ऑप्शन है किडनी शेप्ड, बी हमारे पास बीन शेप्ड, सी हमारे पास अम्ब्रेला शेप्ड, डी हमारे पास बोथ एंड बी। सो आप लोगों को ये याद रखना है, ये आप लोगों ने रट लेना है कि जो गार्ड सेल हैं किस चीज़ में, डाइकाट प्लांट में, वो हमारे पास किडनी शेप्ड भी होते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड भी होते हैं। सो ऑप्शन आप लोग का बोथ ए एंड बी। यहाँ पर एग्जामिनर अगर पूछ ले, दूसरा एमसीक्यूज है कि मोनोकाट, इन मोनोकाट प्लांट गार्ड सेल्स आर, यानी अगर पूछ ले, ये तो मैंने डाइकाट का पूछा है, एग्जामिनर अगर पूछे कि यार मोनोकाट का जो वो हैं प्लांट्स है उनमें गार्ड सेल कौन से शेप्ड होते हैं, सो बेटा वो याद रखे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि उसमें डम बेल शेप्ड होते हैं, डम बेल शेप्ड। सही है,
अगर डाइकाट का आपसे पूछे तो बोथ एंड बी, किडनी एंड बीन, और अगर मोनोकाट प्लांट में गार्ड सेल का पूछे तो डम्बेल शेप्ड है। सही है। फिर कहते हैं द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर, ये जो गार्ड सेल है इनका इनर वॉल कैसा होता है? ए ऑप्शन है थिक एंड इलास्टिक, बी हमारे पास थिक एंड नॉन इलास्टिक, सी हमारे पास थिन एंड इलास्टिक, डी हमारे पास थिन एंड नॉन इलास्टिक का। तो बेटा याद रखिए कि जो गार्ड सेल हैं इनका इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है और नॉन इलास्टिक होता है, उनमें इलास्टिसिटी कोई नहीं होती। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड नॉन इलास्टिक। लेकिन दूसरा एमसीक्यूज यहाँ पर है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सर सही है इनर वाल तो थिक और नॉन इलास्टिक हो गया, तो अब ये बताओ जो गार्ड सेल का आउटर वाल है वो कैसे होता है? एमसीक्यू होगा द इनर वाल ऑफ गार्ड सेल, सॉरी द आउटर वाल ऑफ गार्ड सेल इज, मैंने तो इनर का पूछा है, वो आपसे आउटर का पूछते हैं, तो आउटर जो वाल है गार्ड सेल का वो हमारे पास होता है थिन एंड इलास्टिक। Thin and elastic is the outermost wall of the guard cell, while thick and non-elastic wall is the inner wall of the guard cell. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। The stomata apparatus comprises of A stomata pores, B हमारे पास guard cells, C हमारे पास subsidiary cells और D हमारे पास यहाँ पर ऐड कर दे ऑल ऑफ दीज। क्या है? ऑल ऑफ दीज। सो कहते हैं कि जो स्टोमेटा अपरेटस है ये किस चीज़ पर कंप्राइज करता है, यानी किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ए ऑप्शन स्टोमेटा पोर, बी गार्ड सेल, सी सब्सिडरी सेल्स और डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। सो ये ऑल ऑफ दिस है, इन तीनों पर स्टोमेटा अपरेटस क्या कंटेन्स करता है। फिर कहते हैं कि स्टार्च आर साइंटिसाइज्ड इन गार्ड सेल बाय, स्टार्च जो साइंटिसाइज होता है किस चीज़ में? गार्ड सेल में। वो कौन बनाता है? ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट और सी हमारे पास लीकोप्लास्ट। तो हमेशा के लिए याद रखिए कि जो स्टार्च बनता है किस चीज़ में? गार्ड सेल में। वो कौन बनाता है? वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट बनाता है। सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एन मेसोफिल सेल एक्युमुलेशन ऑफ शुगर इन, जो मेसोफिल सेल है हमारे पास उनमें जो एक्युमुलेशन ऑफ शुगर होती है वो कहाँ पर होती है या कौन से टाइम होती है? ए ऑप्शन है डार्क, बी हमारे पास लाइट और सी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट। तो याद रखिए कि जो एक्युमुलेशन ऑफ शुगर होती है मेसोफिल सेल में वो डार्क के टाइम होती हैं। या आप लोग के डार्क की जगह अगर आप लोग को ऑप्शन दिया हो नाइट, सो कंफ्यूज नहीं होना, डार्क नाइट। सही है। सो एक्युमुलेशन ऑफ शुगर अकर इन डार्क और इट्स नाइट टाइम। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि अच्छा इन मेसोफिल सेल एक्युमुलेशन की जगह पर आपको दे दें कि डिग्रेडेशन ऑफ शुगर इन, यानी एक्युमुलेशन तो हो गई आप लोग की रात के टाइम, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर कब होती है? फिर आपका ऑप्शन लाइट होना चाहिए, यानी डे के टाइम पे होना चाहिए। एक्युमुलेशन ऑफ शुगर होती हैं रात के वक्त और डिग्रेडेशन ऑफ शुगर होती हैं दिन के वक्त। ये एमसीक्यूज दूसरा आपका हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जाइलम सेल्स आर इलांगेटेड एंड आर कनेक्टेड एंड टू फॉर्म, जाइलम सेल जो है वो एलांगेटेड होते हैं और कनेक्टेड होते हैं एंड टू फॉर्म। ए ऑप्शन ट्यूब्यूलर वाटर ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन ट्यूब्यूलर ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। तो याद रखें कि ये जो जाइलम सेल हमारे पास है ये इलांगेटेड होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड। क्यों कनेक्टेड होते हैं? ताकि ये बना सके, क्या बना सके? ट्यूब्यूलर वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी जो वाटर क्या करें ट्रांसपोर्ट करे, वो क्या करे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिनको हम क्या कहते हैं ट्यूब्यूलर वाटर ट्रांसपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाटर मूव्स फ्रॉम वन वेसल एलिमेंट टू दी नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है। वाटर मूव्स फ्रॉम वन वेसल एलिमेंट टू द नेक्स्ट थ्रू ए ऑप्शन
परफोरेशन, बी हमारे पास पीट, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज हैं कि ये जो वाटर मूव करती हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक, ये किस चीज़ के थ्रू करती है? परफोरेशन के थ्रू करती है, पीट्स के थ्रू करती है, या बोथ के थ्रू करती हैं? तो याद रखिए कि ये बोथ के थ्रू करती हैं, परफोरेशन के थ्रू भी करती है और पीट्स के थ्रू, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। फिर कहते हैं कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म एंड एब्सेंट इन। कंपेनियन सेल जो है ये एंजियोस्पर्म में तो मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो एमसीक्यूज़ हैं, एक एमसीक्यूज़ तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बता दिया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि कंपेनियन सेल कहाँ पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन दिया होगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फॉन्स, फलाना, ब्रासिका, जो भी हैं, ट्रेकियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ये जो सारे प्लांट्स हैं, ये ब्रायोफाइट, ट्रेकियोफाइट, वो तो आप लोगों के कोर्स में नहीं है ना। सो याद रखिए कि जो कंपेनियन सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं कौन से में? एंजियोस्पर्म में मौजूद होते हैं। सो ये आप लोग का एक एमसीक्यूज़ हो गया, कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ये अलग एमसीक्यूज़ हो गया। अब अगर पूछते हैं कि कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन, कंपेनियन सेल मौजूद होते हैं एंजियोस्पर्म में, लेकिन कहाँ पर एब्सेंट होते हैं? ए ऑप्शन एंजियोस्पर्म, बी जिम्नोस्पर्म एंड फॉन्स, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। तो अभी पढ़ा एंजियोस्पर्म में तो होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट से और जो फॉन्स है उनमें क्या होती है? कंपेनियन सेल नहीं होती। ये हो गए, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं कि फ्लोएम सेल्स फॉर्म दी, ए ऑप्शन इनर बार्क, बी हमारे पास सिवियो ट्यूब, सी हमारे पास कंपेनियन सेल। जो फ्लोएम सेल बनाता है किस चीज़ को? कंपेनियन सेल को, साइव ट्यूब्स को, और हमारे पास इनर बार को। तो याद रखिए कि जो फ्लोएम सेल हमारे पास बनाता है वो किस चीज़ को बनाता है? इनर बार को बनाता है। फिर कहते हैं साइव ट्यूब्स आर स्पेशली एडाप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ, ए ऑप्शन एडहेशन, बी हमारे पास कोहेजन, सी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, और डी तो मैं लेकर भी नहीं हूँ, जो सही ऑप्शन है वो तो मैं भूल ही गया हूँ, डी हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन सही है। ये जो साइव ट्यूब्स हैं ये कहते हैं कि ये स्पेशली एडाप्टेड होते हैं कौन से प्रोसेस के लिए? एडहेशन के लिए, कोहेजन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या हमारे पास ट्रांसलोकेशन के लिए। तो याद रखें कि ये जो साइव ट्यूब्स हैं ये स्पेशली एडाप्टेड होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ना। सही है। यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा होमवर्क भी देने वाला हूँ, सो वो मैं आगे बता देता हूँ। फिर कहते हैं कि द साइव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय, ए ऑप्शन है पीट्स, बी हमारे पास परफोरेशन, सी हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा, और डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। सो ये कहते हैं क्वेश्चन में कि ये जो साइव ट्यूब्स हैं और ये कंपेनियन सेल्स हैं, या आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है, लेकिन किस चीज़ के थ्रू? पीट्स के थ्रू, परफोरेशन के थ्रू, या हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। सो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पीट्स और परफोरेशन के बारे में पढ़ा कि ये क्या चीज़ होती है। सो ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो प्लाज्मोडेस्माटा। सो आप लोग डायरेक्ट क्लिक करें प्लाज्मोडेस्माटा को, आंखें बंद करके क्लिक करें कि ये जो साइव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वो किस चीज़ के थ्रू होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू याद आ गया, वो जो हमारे पास है कि अगर आपसे पूछे कि कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? कंपेनियन सेल बेसिकली क्या करते हैं? एनर्जी क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं टू द साइव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल सप्लाइज एनर्जी टू द साइव ट्यूब्स। सही है। और उसी के साथ साथ कंपेनियन सेल जो है हमारे पास वो मदद देती है किस चीज़ में? ट्रांसलोकेशन में। The role or the main function of companion cell is to supply an energy to the sieve tubes and also it helps in translocation ना। सो यहाँ पर मैं आप लोग को होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क आप लोगों ने मस्ट करनी है।
मैंने पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हीं में भी आप लोग को बताया है कि काइंडली अपने आप को धोखे में ना रखें। जो काम मैं देता हूँ आप लोग के फ़ायदे के लिए, आप लोग के भला के लिए मैं दे देता हूँ, ताकि आप लोग उनको रीड करें और आपसे अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग ठीक करें। मेरा तो यही मकसद है, बाकी तो मेरा कोई मकसद नहीं है। सो ये हमारे पास जो टेक्ट मैकेनिज़्म है, कौन सा मैकेनिज़्म? टेक्ट मैकेनिज़्म, सही है। ये जो एडहेजन है, कोहेजन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसलोकेशन है, ये आप लोग का होमवर्क है, इन्हें आप लोगों ने रीड देनी है। और जो क्वेश्चन है जो बुक में आप लोग के बुक में लिखा है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्योर वाटर हैज़, ए ऑप्शन 0 वाटर पोटेंशियल, बी हमारे पास लो वाटर पोटेंशियल, सी हमारे पास मिनिमम वाटर पोटेंशियल, डी हमारे पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। ये जो एमसीक्यूज़ है ये बहुत छोटा आप लोग को लग रहा है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पास पेपर में आया है कि प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है? वो हमारे पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती हैं। याद रखें, ये ऑप्शनों को गोली मारो, आप लोग ज़बानें याद रखें। अक्सर जगहों पर आया है कि जो प्योर वाटर है उनकी वाटर पोटेंशियल कितनी होती हैं, आप लोग क्या करें? मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, यानी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। सो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती हैं प्योर वाटर की। फिर कहते कि वाटर एंड मिनरल्स मूव इन जाइलम बाय द वे ऑफ, ए ऑप्शन एपोप्लास्ट पाथवे, बी सिम्प्लास्ट पाथवे, सी हमारे पास वेक्यूलर पाथवे, डी ऑल ऑफ दिस। कहते हैं कि ये जो वाटर्स और मिनरल्स की मूवमेंट होती हैं किसी चीज़ में जाइलम में, वो कौन से रास्ते से होती हैं? आया एपोप्लास्ट पाथवे से होती है, सिम्प्लास्ट पाथवे से होती है, वेक्यूलर पाथवे से होती है, या ऑल ऑफ दिस के साथ होती है? तो ऑल ऑफ दिस के थ्रू होती हैं। ये क्या होती हैं? कुछ रास्ते हैं जाइलम में जिनमें वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट होती हैं, हरकत होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, और उन रास्तों को नाम दिया है एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और क्या कहते हैं? वेक्यूलर पाथवे। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हैं। फिर कहते हैं कि हीट पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर जगहों पर यह भी आया होता है कि जो हीट पोटेंशियल है ये कोई किस चीज़ के थ्रू इफेक्ट होता है? ए ऑप्शन हीट, बी लाइट, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं? वो गलत कर देते हैं, वो बी ऑप्शन को ठीक करते हैं कि ये हीट भी के थ्रू वो इफेक्ट होती है वाटर पोटेंशियल, और लाइट के थ्रू, क्योंकि ये आपस में थोड़ी बहुत मिलती है। हीट हो गई और लाइट से भी हीट प्रोड्यूस होती है। सो ऑप्शन बी ऑप्शन आप लोग को बोथ का दिया होता है और आप लोग बोथ को क्लिक कर देते हो, लेकिन ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाता है और आप लोग की मेरिट में इस जगह नहीं बनती, नंबर आपके कम आते हैं। सो वाटर पोटेंशियल जो इफेक्ट होती है वो हीट से इफेक्ट होती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, ये जो 4-5-6 एमसीक्यूज है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 जो पहले हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, रिजेम्बलेंस आपस में रखती हैं। मैं यहाँ पर समझा सकता था एक एमसीक्यूज के थ्रू, लेकिन मैंने ये बेहतर नहीं समझा क्योंकि एमसीक्यूज बड़े वाजे हैं, बड़े कंसेप्चुअल हैं और बड़े क्या हैं वो हैं ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने सारे आप लोग के लिए लिखे हैं। द होल नॉन लिविंग पाथवे ऑफ वाटर इज नोन एज, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर जगहों पर आया है कि जो होल नॉन लिविंग पाथवे हैं, इस चीज़ को देखिए क्या है? नॉन लिविंग पाथवे। एक लिविंग पाथवे होती है, एक नॉन लिविंग पाथवे होती है। यहाँ पर पूछते हैं कि जो होल नॉन लिविंग पाथवे हैं वाटर की, उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन एपोप्लास्ट पाथवे, बी सिम्प्लास्ट पाथवे, सी वेक्यूलर पाथवे, डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखें कि ये जो पानी की नॉन लिविंग पाथवे होती हैं उन्हें कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। द नॉन लिविंग पाथवे ऑफ वाटर इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। याद रखें, सही ये भूलना नहीं है। जो नॉन लिविंग, जो मुर्दा आप समझे कि पाथवे है वाटर की, उन्हें एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। फिर हमारे पास है द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर, वो सिस्टम, द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वॉल, जो सिस्टम है इंटरकनेक्टेड है किसी की सेल वॉल्स की और उसके साथ इंटरसेलुलर स्पेस की, उन्हें क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या वेक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे या वेक्यूलर पाथवे। ये भी याद रखिए कि जो इंटरकनेक्टेड होते हैं सेल वॉल्स की और सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस की, उसको भी एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। सो दो एमसीक्यूज आपके हो गए, दोनों एपोप्लास्ट पाथवे। नॉन लिविंग जो है वो पाथवे है वाटर का, वो एपोप्लास्ट पाथवे, और इंटरकनेक्टेड जो सेल वॉल और
इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो भी एपोप्लास्ट पाथवे। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। अब ये तो नॉन लिविंग, अब लिविंग, अब यहाँ पर लिविंग है, क्या है, लिविंग है। अ लिविंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू कॉर्टिकल सेल्स बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड। सही है, यहाँ पर लिविंग भी आ गया और ऑस्मोसिस भी आ गया कि जो लिविंग ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की थ्रू द कॉर्टिकल सेल्स बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे या वेक्यूलर पाथवे। फिर आप लोगों ने एपोप्लास्ट पाथवे को क्लिक नहीं करना बल्कि सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि ये क्या है, ये पर्पस लिविंग पाथवे है और इसी के साथ साथ क्या आ गई, ऑस्मोसिस हो गई। सो इसमें बेटा बहुत ख्याल रखना है, एग्जामिनर आपको थोड़ी इधर उधर गड़बड़ करे ना तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल याद रखें कि नॉन लिविंग हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे, लिविंग और ऑस्मोसिस वाली जो पाथवे हैं उसको क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। सही है। सो आप लोगों ने गलत नहीं करना, अगर गलत कर दिया फिर आप लोग का खैर नहीं है, फिर वाट मेरी तरफ से आप लोगों की लगेगी। सही है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ सिस्टम ऑफ इंटरसेलुलर प्रोटोप्लास्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि वो सिस्टम जो इंटरसेलुलर प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म है उसको क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे या वेक्यूलर पाथवे। ये भी याद रखिए कि इन्हें भी सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। कौन सा सिस्टम, इंटरसेलुलर प्रोटोप्लास्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। A system of intercellular protoplast of cytoplasm is known as a simplast pathway. So ये 4 MCQs तो आप लोगों ने किसी सूरत भी अगर क्या करना है, गलत नहीं करना है। अगर गलत कर दिया फिर आप जाने और मेरा काम जाने। सही है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। The attached cells have interconnected, इंपॉर्टेंट MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट हो कि ये जो अटैच्ड सेल तो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सेल्स अटैच होते हैं। लेकिन वो कहते हैं एमसीक्यूज में क्या अटैच तो होते हैं, लेकिन किस चीज़ के थ्रू अटैच होते हैं। ए ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी हमारे पास वैक्यूल, सी हमारे पास न्यूक्लियस और डी हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा आप कॉमन सेंस की बात है, न्यूक्लियस में तो हो नहीं सकते, सेल के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्म भी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और क्या होता है, साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सीधे हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये भी सेल के अंदर होता है। सो हमारे पास बचता क्या है, वैक्यूल। जो सेल अटैच्ड होते हैं वो किस चीज़ के थ्रू इंटर कनेक्टेड होते हैं, वो वैक्यूल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सेल आपस में अटैच्ड होते हैं लेकिन वो जो इंटर कनेक्टेड होते हैं वो किस चीज़ के थ्रू होते हैं, वो वैक्यूल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सो ये 5 MCQs आप लोग के बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग मस्ट याद रखें। फिर लास्ट हमारे पास है कि सेल्स एंड वैक्यूल्स आर इंटर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय। ये जो सेल्स और वैक्यूल्स हैं ये भी तो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। अब पूछते ये हैं कि ये किस चीज़ के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे पास ऑप्शन है पीड्स, बी परफोरेशन, सी प्लाज्मोडेस्माटा। सो फिर आप लोग का सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा ऑप्शन बनता है क्योंकि पीड्स और परफोरेशन तो गार्ड सेल और उधर हमने पढ़े थे स्टोमेटा में। सो जो सेल्स और वैक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सो ये 6 MCQs बड़े इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं कह सकता हूँ कि इसमें एक MCQs आप लोग के पास आएगा। सो आप लोग ये मस्त याद रखें। हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट 30 से 35 MCQs हमारे हो गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs थे। और जो ये पार्ट 1 में हो गए, इंशाल्लाह जो 35-40 MCQs हम पार्ट 2 में भी रिकॉर्ड करेंगे और वो आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों ने बैठना नहीं है। जो होमवर्क मैंने दिया है बेटा ये लाजमी आप लोगों ने करना है। ये जो टेक्स्ट मैकेनिज्म है इससे एक MCQs आता है। मैंने सारे बता दिए कि एक MCQs जो टेबल है माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट्स वहाँ से आता है, एक यहाँ टेक्स्ट से आता है और इनमें भी इंशाल्लाह एक आ जाएगा। तो 5-6 MCQs में से 3 तो मैंने बता दिए। तो आप लोग याद रखिए, आप लोग इन्हें पढ़े, आप लोग इन्हें देखे। और बार बार बता रहा हूँ कि बायो की रीडिंग जितना ज़्यादा करोगे उतना आप लोग का फ़ायदा होगा, उतना आप लोग को टेस्ट में कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ में ये जो MCQs मैं करवा रहा हूँ ये मस्ट आप लोगों ने करने हैं, मस्ट आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने करने हैं। बाकी और जो मैंने ऑलरेडी 8 चैप्टर रिकॉर्ड किए हैं चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ पर जाइए। मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है MDCAT का। वहाँ पर देखें, आप लोग के आधे घंटे में पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं, आप लोग के बड़े कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs हल हो जाते हैं। इंशाल्लाह फिर 80% आप लोग का जो चैप्टर है वो वहाँ से हो जाता है। सही है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।